नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 143A पढ़ रहे हैं, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है। 143A और 148 हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो 143A क्या कहता है कि अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, अब अंतरिम प्रतिकर कब दिया जाता है? जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक क्या कर देता है न्यायालय, कुछ पैसे पीड़ित को दिलवा दिया जाता है, पीड़ित को न्यायालय के द्वारा दिलवा दिया जाता है, तो वह अंतरिम प्रतिकर कहलाता है। ठीक है, अब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को प्रतिकर देगा। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कोई भी बात लिखी है, यदि कोई जो चेक है वो अनादरण हो गया है। चेक का अनादरण किस वजह से हुआ है? 138 में दो प्रकार से अनादरण बताया गया है कि या तो असंदाय द्वारा होता है या फिर क्या है, दूसरा अप्रतिग्रहण द्वारा ऐसा अनादरण होता है, चेक अनादरण हो जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि उस व्यक्ति से जिसने ऐसा जो चेक लिखा था, वो लेखीवाल है, उस लेखीवाल से न्यायालय पूछेगा कि क्या तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा है कि तुमने जो चेक लिखा था वो अनादरण हो गया है, ये सही है? तो वो कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरा द्वारा दिया हुआ चेक अनादरण नहीं हुआ है। वो किसी भी प्रकार से मना करता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है। तो जैसे ही आरोप विरचित हो जाता है, मतलब संक्षिप्त विचार में यहाँ अभिभाग नहीं करता, वो मतलब स्वीकृति नहीं देता कि जो भी उसके ऊपर दोषारोपण हुआ है वह सही है, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो और दूसरी बात, उस पर मामला जो है, आरोप उसके ऊपर लग चुका है कि उसने ऐसा क्या किया है, अपराध किया है 138 के अधीन। तो जो सब क्लॉज 2 है वो ये बताता है कि न्यायालय क्या करेगा, अंतरिम प्रतिकर दिलवाएगा। किसको दिलवाएगा? ऐसे परिवादी को, जो परिवाद लगाता है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ित को क्या, जिसे ऐसा जो है रकम मिलनी थी, जिसे चेक मिलना था, तो क्या है कि उसको चेक नहीं मिल पाई, चेक का पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि जो चेक है वो अनादरण हो गया। तो कहीं ना कहीं उसे घाटा हुआ, परेशानी हुई, पता नहीं क्या क्या उसके कैसा उससे नुकसान हुआ। तो न्यायालय अगर चाहे तो अंतरिम प्रतिकर दिलवा सकता है। और जो अंतरिम प्रतिकर है वो कितना होगा? जो अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम, जो चेक में जो भी रकम बताई गई है उस चेक की रकम के 20% से अधिक का ऐसा अंतरिम प्रतिकर नहीं होगा। मतलब जो भी अंतरिम प्रतिकर दिलाया जाएगा वो कितने तक हो सकता है? तो मैक्सिमम चेक की रकम के 20% तक दिलाया जा सकता है। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये बात करता है कि अंतरिम प्रतिकर का अपराध उपधारा के अधीन जारी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, संदेह किया जाए। अब जो चेक, जो अंतरिम प्रतिकर है, उपधारा 2 कहता है कि अंतरिम प्रतिकर 20% तक दिलवाया जाएगा, लेखीवाल देगा। उपधारा 3 कहता है कि जो ऐसा अंतरिम प्रतिकर है वो कितने समय के अंतर्गत दिलवाया जाएगा, तो न्यायालय बताएगा कि 60 दिन के अंतर्गत लेखीवाल ऐसा जो अंतरिम प्रतिकर है वो देगा। और यदि कोई लेखीवाल है वो कहता है कि मेरे पास कम टाइम है, मुझे पैसे की व्यवस्था करनी है और मेरे पास पैसा नहीं है, और ऐसा न्यायालय का समाधान करा देता है, तो न्यायालय क्या करेगा 30 दिन और भी ज़्यादा दे सकता है ऐसे लेखीवाल को, कि भैया तुम 30 दिन और हैं, मतलब कुल मिला के 90 दिन दिए जा सकते हैं लेखीवाल को कि तुम अंतरिम प्रतिकर यहाँ पर जमा कर दो। ठीक है, जो उपधारा 4 है वो ये बताता है कि यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया है, अंतरिम प्रतिकर तब दिया जाता है जैसे ही जब जो मामला है उसका निपटारा नहीं होता है और आरोप लगने के बाद ही उस पर पीड़ित को अंतरिम प्रतिकर दिला दिया जाता है। अब जैसे ही मामले का निपटारा हो गया तो उपधारा 4 कहती है कि जो लेखीवाल है उसको दोष मुक्त कर दिया। मतलब ये कहा गया कि जो अभी लेखीवाल है उसका कोई दोषी नहीं था, और जो परिवादी है, परिवादी के द्वारा क्या किया गया है, गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। यह साबित हो जाता है कि लेखीवाल दोषमुक्त है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, अब जो प्रतिकर है वो देने को कहेगा। अब जैसे दोषमुक्त लेखीवाल हो गया तो पैसे अब कौन देगा? तो परिवादी को न्यायालय कहेगा कि अंतरिम प्रतिकर रकम जो लेखीवाल से उसने ली थी वह रकम क्या 60 दिन के अंदर दे दे। किसको दे दे? लेखीवाल को दे दे। और यदि परिवादी कहता है कि मेरे पास कुछ अगर परिवादी कहता है कि कोई पर्याप्त कारण दर्शाता है न्यायालय को कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, वही बात है, तो न्यायालय ऐसे 30 दिन और भी दे सकता है परिवादी को कि वह जो पैसा है वह किसको दे दे? लेखीवाल को दे दे। ठीक है, इसमें और भी क्या दिया जा सकता है?
30 दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए सुसंगत है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित। अब जो इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि जो लेखीवाल है, लेखीवाल दोष मुक्त हो जाता है कि उसके द्वारा कोई दोष नहीं किया गया है। अब जब लेखीवाल दोष मुक्त हो गया है तो क्या होगा, तो परिवादी को पैसे देने होंगे। तो परिवादी क्या देगा, जो परिवादी है, परिवादी ने जितना भी लेखीवाल से पैसा लिया हुआ था अंतरिम प्रतिकर के तौर पर, वो प्रतिकर किसको लौटाएगा, लेखीवाल को लौटाएगा। और जितना भारतीय रिजर्व बैंक जितना भी ब्याज बताता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से ब्याज भी वह किसको देगा, परिवादी किसको देगा, लेखीवाल को देगा। क्योंकि उसने गलती की थी ना, अंतरिम प्रतिकर पहले लेखीवाल से ले लिया, बल्कि उसका तो कोई दोष ही नहीं था। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो परिवादी है वो ब्याज भी देगा, और यदि लेखीवाल देता है तो वो सिर्फ प्रतिकर देता है, अंतरिम प्रतिकर देता है, जो 20% रहता है चेक की रकम का। अब जो 5th पॉइंट है वो ये बताता है कि इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर क्या है, वसूल किया जा सकेगा मानो वह 421 की CRPC में जुर्माना है। 421 इस धारा के अधीन जो अंतरिम प्रतिकर वसूल किया जाता है उसे क्या माना जाएगा, तो 421 में जो जुर्माना वसूला जाता है CRPC में माना जाएगा कि वह भी जुर्माना है। ठीक है। अब जो 6 पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि 357 के अधीन CRPC की 357 के अधीन क्या है, 357 क्या बात करता है CRPC, उसमें ये बताता है कि यदि प्रतिकर ले लिया है, ठीक है, यदि उस व्यक्ति ने क्या किया है, पीड़ित ने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रतिकर ले लिया है, तो पीड़ित को प्रतिकर जब ले लिया है तो जितना प्रतिकर ले लिया है उस प्रतिकर को घटाकर बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि 357 में अलग से पैसे दे दिए जाएं और इस धारा के अधीन अलग से पैसे दे दिए जाएं। तो जो भी पीड़ित है, पीड़ित को क्या है कि अगर उसने क्या है 357 के अधीन क्या कर लिया है, यदि कोई प्रतिकर है वो प्राप्त कर लिया है, तो उस रकम को यहाँ पर घटा दिया जाएगा और बाकी रकम यहाँ पर दे दी जाएगी। फिर से देखते हैं 143(1) कहता है कि CRPC में कुछ भी लिखा हो उस बात के होते हुए भी 138 के अधीन यदि कोई अपराध करता है और वह स्वीकार नहीं करता है, फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि वह स्वीकार नहीं करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है। दूसरी बात ये बताता है कि उस पर ऐसा आरोप विरचित हो गया है कि उसने 138 के अधीन कोई अपराध किया है, तो न्यायालय 2 के अधीन क्या करेगा, जिस पर ऐसा आरोप विरचित हो गया है तो उस लेखीवाल को क्या कहेगा, 20% जो चेक की रकम है, चेक की रकम के 20% तक ऐसा अंतरिम प्रतिकर देने को कहेगा परिवादी को। ठीक है, जो कोई ऐसी कंप्लेन करता है। तीसरा बोलता है कि ऐसी जो रकम है वो कितने दिन के अंतर्गत दी जाएगी, तो न्यायालय ऐसी जो रकम है परिवादी को 60 दिन के अंतर्गत दिलवाएगा, और यदि लेखीवाल कोई पर्याप्त कारण बताता है तो उसे 30 दिन और दे दिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के 90 दिन यहाँ पर लेखीवाल को दिए जा सकते हैं, और 90 दिन के अंतर्गत लेखीवाल परिवादी को क्या करेगा, चेक की रकम के 20% तक का उसे क्या करेगा, प्रतिकर देगा। ठीक है, किसको देगा, परिवादी को देगा। अब चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि यदि जो चेक का लेखीवाल है उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है तो क्या होगा, अंतरिम प्रतिकर तब दिया जाता है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं होता। ऊपर निपटारा नहीं हुआ था तो मामले को लेखीवाल से पैसे दिलवा दिए थे न्यायालय ने। ठीक है, जो कोई चेक को लिखता है। अब यहाँ पर जो कोई कंप्लेन करता है उसकी बात बताई गई है कि जिसने कंप्लेन की है वही दोषी है, और जो लेखीवाल है वह दोषी नहीं है जिससे अंतरिम प्रतिकर दिलवाया गया था। तो क्या होगा, तो इसमें यह बताया गया है कि 4th क्लॉज ये कहता है यदि जो लेखीवाल है वो दोष मुक्त हो जाता है, उसका कोई दोष नहीं होता है, तो न्यायालय क्या करेगा कि परिवादी से कहेगा कि तुमने जो लेखीवाल से पैसा प्राप्त किया वो अंतरिम प्रतिकर लेखीवाल को वापस करो, और रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी ब्याज के लिए रकम बताई जाएगी, बैंक में जो भी दर बताई जाएगी ब्याज के लिए, उस ब्याज के दर के हिसाब से पैसे भी किसको दिए जाएंगे, लेखीवाल को दिए जाएंगे। याद रखना है हमें, यदि अंतरिम प्रतिकर लेखीवाल देता है परिवादी को तो वो कितना देता है कि जो चेक की रकम है उसका 20% देता है। हमने 2nd क्लॉज में देखा, ये लिखा हुआ है ना, 2nd क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि चेक की रकम का 20% देगा। परंतु जब अगर परिवादी की गलती निकल जाती है तो क्या होता है कि परिवादी क्या करता है, जो उसने पैसा लिया है अंतरिम प्रतिकर वो भी देता है, और RBI मतलब रिजर्व बैंक ने जो भी ब्याज की दर बताई है उस ब्याज की दर का ब्याज भी देता है। ठीक है, तो क्योंकि परिवादी ने यहाँ क्या किया है, लेखीवाल को परेशान किया है ना, इसलिए उसे ब्याज भी दिलवाया जाएगा। 5th क्लॉज कहता है कि ये जो पैसा अंतरिम प्रतिकर यहाँ पर लिया जाता है इस धारा के अधीन लेखीवाल से दिलवाया जाता है परिवादी को,
तो वो क्या समझा जाएगा, तो CRPC की 421 के अधीन वह जुर्माना समझा जाएगा। अब इसमें ये बताया है कि यदि 357 CRPC के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर लिया है पीड़ित ने क्या कर लिया है, 357 के अधीन यदि कोई प्रतिकर प्राप्त कर लिया है और इस अधिनियम की इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर दिलवाया जा रहा है, तो उस वाले प्रतिकर से मतलब क्या, उस वाले प्रतिकर को घटा दिया जाएगा। ठीक है, उस वाले प्रतिकर से। अब जो अंतरिम प्रतिकर, जैसे 10,000 न्यायालय ने कहा, ठीक है, अंतरिम प्रतिकर 10,000 न्यायालय ने बताया कि अंतरिम प्रतिकर कितना देना है, 10,000 देना है परिवादी को। ठीक है, यहाँ पर परिवादी को ही देता है ना लेखीवाल, फर्स्ट क्लॉज में हमने देखा। तो अब जैसे 357 के अंतर्गत उसने क्या किया है, परिवादी ने क्या कर लिया है, 20,000 प्राप्त कर 5,000 प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना बताया है कि 5,000 उसने 357, एक मिनट यहाँ पर कलर ठीक से नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर 357 CRPC के तहत क्या हुआ है, एक मिनट, 357 CRPC के तहत क्या हो गया है कि 357 CRPC के तहत जो परिवादी है, परिवादी ने क्या कर लिया है, पैसे प्राप्त कर लिए हैं। कितने, 5,000 प्राप्त कर लिए हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और यहाँ पर इस धारा के अधीन क्या है, न्यायालय ने कितना, 10,000 देने को लेखीवाल को कहा है कि लेखीवाल परिवादी को क्या कर दे, लेखीवाल परिवादी को 10,000 दे दे। ठीक है, तो अब जो 357 CRPC के अधीन उसने 5,000 प्राप्त कर लिया है, तो 5,000 इसमें से घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर कितना न्यायालय दिलवाएगा, तो यहाँ पर अब लेखीवाल को 5,000 ही देना होगा। मतलब यदि 357 के अधीन यदि परिवादी ने कितना प्राप्त कर लिया है, यदि परिवादी ने 357 के अधीन कुछ पैसा प्राप्त कर लिया है और इस धारा के अधीन भी कोई पैसा दिलवाया जा रहा है अंतरिम प्रतिकर के रूप में परिवादी को, तो अंतरिम प्रतिकर में जो पैसा 357 के अधीन प्राप्त किया है उस पैसे को यहाँ पर काट दिया जाएगा, बाकी की रकम परिवादी को दे दी जाएगी। फिर से पढ़ भी लेते हैं। धारा 138 के अधीन अधिरूपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अधीन अनिर्णित प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी। मतलब या तो इस धारा के अधीन अधिरूपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, इस धारा के अधीन जो भी अधिरूपित जुर्माना किया गया तो वो जुर्माना प्राप्त कर लिया है, या CRPC की धारा 357 के अधीन कोई जुर्माना प्राप्त कर लिया है, तो अंतरिम प्रतिकर में वो वाला जो पैसा है उसको काट दिया जाएगा, बाकी का पैसा दिया जाएगा परिवादी को। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 143A हो गया है हमारा। अब हम 148 देखेंगे। यहाँ पर क्या बताता है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की सकती। अगर दोष जो व्यक्ति है, जो लेखीवाल है, वो क्या हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, दोष मुक्त हो जाता है, तो हमने पिछले बारे में कहानी देख ली। अगर उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, अपील की जाती है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहती संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति, जो अपील न्यायालय है उसका संदाय करने की अपील न्यायालय की शक्ति यहाँ पर बताई गई है। CRPC में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी रस्सी जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचार न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माने या प्रतिकर की न्यूनतम 20% होगी। इसमें ये बताया गया है, जो 130 जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि जैसे यदि जो लेखीवाल है, ऐसी समझिए, फर्स्ट क्लॉज ये बताता है यदि लेखीवाल को क्या कर दिया गया है, दोष सिद्ध कर दिया गया है। 138 के अपराध में लेखीवाल को दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो वह जो लेखीवाल है वो अपील करता है। अब वो अपील करता है तो अपील न्यायालय उस लेखीवाल से जो जुर्माना लगाने को, ठीक है, जो जुर्माने की रकम है, जुर्माने की रकम के 20% जो पैसा है वो न्यायालय में जमा करने को कहेगा। फिर से देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति को मतलब लेखीवाल को 138 के अधीन अपराधी घोषित कर दिया गया है, दोष सिद्ध हो गया है, तो जब वह अपील करेगा, जब दोष सिद्ध हो जाएगा तभी ना वो अपील करेगा। तो जैसे ही वह दोष सिद्ध हो गया है वो अपील न्यायालय में जाता है, अपील न्यायालय में जाता है तो अपील न्यायालय उस व्यक्ति से कहेगा, लेखीवाल से, कि तुम्हें जो भी जुर्माना अधिरोपित करने को कहा गया था इसके पहले वाले न्यायालय द्वारा, क्योंकि अपील तो बाद में होती है ना, पहले प्रारंभिक न्यायालय में कार्य होता है, तो पहले प्रारंभिक न्यायालय द्वारा जो भी तुम्हें जुर्माना देने को कहा गया है तो उस जुर्माने की
उस जुर्माने की 20% की राशि तुम क्या करो, यहाँ पर इस न्यायालय में जमा कर दो, ठीक है। और जो राशि 143 का के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर की अतिरिक्त होगी, मतलब उस राशि को क्या है, 143 का के अधीन जो भी अंतरिम प्रतिकर यदि पीड़ित को दिलवाया गया है तो उस राशि में प्लस नहीं किया जाएगा। मतलब 143 का में जो भी राशि दिलवाई गई है वो अलग होगी, और यहाँ पर जो भी अधिरोपित उस व्यक्ति के ऊपर जो भी जुर्माना लगाया गया था उस जुर्माने के 20% रकम को न्यायालय में जमा करना होगा, तभी कार्यवाही यहाँ पर आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब उपधारा 2 क्या कहती है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट रकम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जमा किया जाए। अब जो न्यायालय है, न्यायालय ने कहा कि जो भी रकम तुम्हें बताई गई है, जो भी तुम्हारे ऊपर रकम जुर्माना लगाया गया है, उस जुर्माने का 20% तुम इस न्यायालय में जमा करो। अब जैसे ही अपीलार्थी है वो क्या कहता है कि न्यायालय ऐसी रकम जमा करने के लिए उसे 60 दिन का समय देगा कि जो तुम्हें रकम जमा करनी है यहाँ पर 60 दिन तुम ले लो। अब यदि कोई अपीलार्थी है वो कहता है कि मुझे 60 दिन पर्याप्त नहीं है, तो क्या है, तो न्यायालय ऐसे में 30 दिन और भी बढ़ा सकता है ऐसी रकम जो है न्यायालय में जमा करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखते हैं, अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निर्देश कर सकेगा। अब अपील न्यायालय को यदि लगता है कि जो परिवादी है, जो अपीलार्थी है, उसने गलत आधार पर यहाँ पर अपील की है, परिवादी को पैसे देने चाहिए, तो किसी भी समय परिवादी को देने का निर्देश कर सकेगा। अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान, जब भी अपील लंबित है, किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम, जो ऊपर यहाँ पर जमा की गई थी अपीलार्थी द्वारा, कितना रकम जो जमा करवाई गई थी कि जिसके जो दोषित हो गया है, दोषित व्यक्ति कौन था, अपीलार्थी था, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर अधिरोपित क्या हुआ था, ये जुर्माना हो गया था, तो जुर्माने की रकम का 20% न्यायालय ने रखवा लिया, और ऐसा रखवाने में 60 दिन और 30 दिन उसने दे दिए कि इतने दिन के अंतर्गत तुम क्या करो, पैसे जमा कर दो। जो पैसे जमा हो गए हैं उस पैसे को परिवादी को न्यायालय किसी भी समय दे सकता है, वो ये बताया है। अब ये परंतु है कि यदि अपीलार्थी दोष मुक्त कर दिया जाता है, अब जो अपीलार्थी है उसको दोषी नहीं ठहराया गया, ठीक है, अपील न्यायालय ने क्या किया कि उसको दोषी नहीं ठहराया, तब क्या होगा, दोष मुक्त कर दिया गया है, तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर, अब जो न्यायालय है वो क्या करेगा, परिवादी से कहेगा कि 60 दिन के भीतर जो भी रकम उसने ली थी, ठीक है, उस सारी रकम को किसको दे, लेखीवाल को, मतलब अपीलार्थी को वापस करे, और जो भी आरबीआई द्वारा जो भी उसे बैंक में, आरबीआई के बैंक में जो भी ब्याज की रकम है, उस ब्याज की रकम के बराबर किसको प्रतिशंदाय करें, मतलब वापस करे, अपीलार्थी को वापस करे। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। परंतु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंधाय करने का निर्देश देगा। इसमें यही बताया है कि यदि जो अपीलार्थी है वो दोष मुक्त हो जाता है तो परिवादी को न्यायालय आदेश देगा कि 60 दिन के अंतर्गत जो भी तुमने पैसा लिया है, और यदि आरबीआई कोई बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक जो भी क्या बताता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या बताता है, कोई ब्याज की रकम बताता है तो उस रकम पर ब्याज की रकम के बराबर का ब्याज भी रकम किसको दे, अपीलार्थी को दे, ठीक है। ऐसा ब्याज भी देना पड़ेगा और जो उसने पैसा लिया है वो भी देना पड़ेगा। और यदि वो व्यक्ति कहता है कि 60 दिन इतना पैसा देने के लिए कम है, तो न्यायालय यदि चाहे तो उसको 30 दिन और भी दे सकता है, मतलब यहाँ पर भी 90 दिन और भी दे सकता है। फिर से देखते हैं 148 में ये बताता है कि यदि कोई लेखीवाल है जिसके विरुद्ध ऐसी कोई परिवाद लगाया गया था, वो दोष सिद्ध हो जाता है तो वो अपील करेगा। अब जैसे ही अपील करता है तो अपील वाला न्यायालय क्या करेगा, अपील न्यायालय कहेगा लेखीवाल से कि जो भी तुम्हें अधिरोपित किया गया है 138 के अधीन तुम दोष सिद्ध हुए हो, और 138 के अधीन तुम दोष सिद्ध होने पर तुम्हारे ऊपर जो भी जुर्माना लगाया गया है तो उस जुर्माने की रकम का तुम 20% तक का पैसा, यहाँ पर 20% तक का पैसा क्या है, इस न्यायालय में जमा करो। जो पैसा जमा करवाएगा जो न्यायालय, अपील न्यायालय जो भी ऐसा जो रकम है वो जमा करवाएगा, तो वो रकम 143 का के अधीन जो अपीलार्थी को
143 का के अधीन जो संदत्त किए गए हैं, मतलब 143 का के अधीन क्या करता है, अंतरिम प्रतिकर दिलवाता है न्यायालय। तो 143 का के अधीन जो भी अंतरिम प्रतिकर यदि इस लेखी बयान ने उस परिवादी को दिया है तो वह अंतरिम प्रतिकर वाला पैसा इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। तो पहला हमने देख लिया है कि यदि कोई अपीलार्थी है वो अपील न्यायालय में जाता है, दोष सिद्ध हो, यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है, अपील न्यायालय में जाता है। दूसरी बात, अपील न्यायालय में जाता है तो न्यायालय कहेगा कि 138 के अधीन यदि तुम दोष सिद्ध हो गए हो तो तुम्हें जो भी जुर्माना लगा है उस धारा के अधीन दोष सिद्ध होने पर, तो उस जुर्माने का 20% का पैसा तुम इस न्यायालय में जमा करो, जो कि 143 का के अधीन दिए हुए अंतरिम प्रतिकर से अलग होगा। मतलब जो 143 का में तुमने जो भी अंतरिम प्रतिकर का पैसा दिया है उससे अलग होगा और ऐसा पैसा जमा करो। वो ऐसा पैसा न्यायालय में जमा कर देगा तो उसे ऐसा पैसा कितने दिन के अंतर्गत जमा करना होगा, तो दूसरा क्लॉज बताता है कि अपीलार्थी को ऐसा जो पैसा है, जो रकम है, वो 60 दिन के अंतर्गत न्यायालय में जमा करनी होगी। यदि कोई विशेष कारण है तो 30 दिन न्यायालय और भी दे सकता है ऐसी रकम को जमा करने के लिए। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये भी बताता है कि यदि न्यायालय को लगता है तो वो बाद लंबित रहने की किसी भी समय अपील लंबित रहने के किसी भी समय उसे लगता है कि जो अपीलार्थी है, ठीक है, ये गलत है, मतलब लेखीवाल गलत है और परिवादी सही है, तो परिवादी को क्या है कि किसी भी समय जो अपीलार्थी से पैसा जमा करवाया था वो क्या कर देगा, परिवादी को यहाँ पर दे देगा। अब ये परंतु ये बताता है कि यदि ये पता चलता है कि जो अपीलार्थी है वो दोष मुक्त है, उसका कोई दोषी नहीं था, तो परिवादी से क्या करेगा, परिवादी से न्यायालय कहेगा कि जो भी तुमने पैसा प्राप्त किया है, ठीक है, जो भी जितना भी पैसा प्राप्त किया है वो पूरा पैसा किसको दे दो, अपीलार्थी को दो, मतलब लेखीवाल को दो, और जो भी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो भी दर बताएगी ब्याज के लिए, उस ब्याज की दर के रकम में उस सारे पैसे पर ब्याज भी तुम दोगे। मतलब यदि जो अपीलार्थी है वो दोष मुक्त हो जाता है, उसका कोई दोष नहीं होता, तो प्रतिकर किससे दिलवाए, तो पैसा किससे दिलवाया जाएगा, तो वो जो पैसा है वो परिवादी देगा, किसको देगा, अपीलार्थी को देगा, और प्लस पैसे के साथ साथ क्या क्या देगा, और ब्याज भी देगा। तो ब्याज का जो दर है वो कितना % होगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो भी बताए उस दर के बराबर जो ब्याज की रकम है वो परिवादी अपीलार्थी को देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।